अब तमाम ममालिक को, OIC मेंबर्स को ये लग रहा है कि ये ज़रूरी है कि मुत्तहिद होकर हम कुछ इश्यूज पर एक यूनाइटेड स्टैंड लें। जो अमेरिकन सैंक्शन या यूरोपियन सैंक्शंस उन पर लगे थे उसका असर ज़ायल हुआ। तो पहले भी इतना इम्पैक्ट नहीं रहा। यहाँ तक कि काल 2-3 दिन पहले अमेरिका ने यहाँ तक कहा कि जो इजरायली न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें उन्होंने कोई कोशिश नहीं की उसको चेंज करने की। ये थिंकिंग है, इसका असर रीजन पर पड़ा। रीजन पहले स्टेबलाइज होने लगा है, जो कई दहाइयों से जहाँ पर हर दिन ट्रबल हुआ करता था। ये एक मुस्बत कदम है। अगर इस्लामिक कंट्रीज भी आपस में लड़ जाएंगे तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इजराइल को होगा। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज को, क्योंकि अरब कंट्रीज पर उन्होंने अपना तसल्लुत जमा, इकनॉमिक तसल्लुत जमा, और किसी हद तक उनके सिक्योरिटी को भी वो डराते थे उनको। अब वो इस शक्ल से बाहर आ गए। फिर इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान में 79 के करीब जो हुआ है, उस वक्त अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने ये प्रोपेगेंडा किया, इट इज़ अ जिहाद अगेंस्ट इस्लाम का नाम इस्तेमाल, और इसी नाम की वजह से हज़ारों की तादाद में वेस्ट एशिया अरब कंट्री, दूसरे कंट्रीज या मुस्लिम कंट्रीज से ग्रुप्स गए वहाँ पर, जिनको ट्रेन किया CIA और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के सिक्योरिटी एजेंसी ने, ताकि वो जहाद करे उस मुल्क के खिलाफ जहाँ पर कम्युनिस्ट हुई। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करते हैं। आज जो बड़ी खबर है वो ये कि यूरोप में लगातार कुरान की बेअदबी होने के साथ साथ जो एक बड़ी चीज सामने आ रही है वो ये कि ईरान और सऊदी अरब के बीच में बेहतर होते ताल्लुकात का असर, इस पर जो रिएक्शन होना चाहिए उस पर भी नजर आ रहा है। बहुत ही गैर मामूली हालात हैं। तकरीबन 1 महीने के अंदर 3 या 4 बार कुरान की बेअदबी हो चुकी है। पहले स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी, उसके बाद डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से भी इस तरह की खबरें, और भी कुछ जगहों से खबरें। इसमें ईरान का कहना है कि ये इजरायली एक तरह से ज़ायनिस्ट साजिश का हिस्सा है। वो ये कोशिश करते हैं कि मुसलमानों को भड़काया जाए। उस पर जो रिएक्शन आ रहा है उस पर खास तौर पर हम बात करेंगे, और इसका पूरी दुनिया में क्या कुछ असर हो सकता है उस पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब। शेख मंजूर साहब हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शेख मंजूर साहब, आप एक लंबे अरसे से मिडिल ईस्ट को कवर करते चले आए हैं, बहुत से इन मुल्कों में आप गए हैं। अभी जो नई सूरत हाल है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इस पूरे इलाके का, जिसमें इजराइल का क्राइसिस और उसके साथ साथ यूक्रेन जंग, और उसके साथ में जो ये कुरान की बेअदबी बार बार हो रही है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अगर हम देखेंगे रिसेंट डेवलपमेंट जो मिडल ईस्ट में हुए हैं, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, इसका रिजल्ट जो है, पहली बार अरब लीग या OIC जो है एक कोहेसिव ग्रुप की तरह काम कर रहा है। पहले दोनों ग्रुप्स में, दोनों फोरम्स में डिवीजन हुआ करता था। एक में कतर, कतर के साथ जब ताल्लुकात इनके ख़राब हुए सऊदी अरबिया और UAE के, तो वो अरब लीग में ये सीरिया को भी निकाला गया था। OIC का भी यही आलम था। इसमें 2 ग्रुप्स हुए थे, एक सऊदी लेड और दूसरा जो है ईरानियन, जिसकी वजह से यहाँ तक नौबत आई कि एक पैरेलल OIC बनाने की कोशिश भी की गई। लेकिन जब से ईरान और सऊदी अरबिया के ताल्लुकात बेहतर हो गए, एस्टेब्लिश हुए, सफारती ताल्लुकात एस्टेब्लिश हुए, तो दोनों जो फरीकैन है, साइड्स है, वो एक होकर तमाम बड़े बड़े मसाइल पर एक आवाज़
की तरफ बोलते हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। चाहे वो जो है स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस में जब भी कहीं कहीं ये जो हुआ है एंटी इस्लामिक या राइट प्रोटेस्ट हुए या बेहुरमती हुई है कुरान पाक की, या दूसरे इस्लामी मुसलमानों को मजहबी तरीके से उनके जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई, तो अब पहली बार ये दोनों जो है, जिसमें ईरान है, इराक है, सऊदी अरबिया है या दूसरे कंट्रीज है, एक होकर अब अपनी वॉइस कन्वे कर रहे हैं यूरोपियन मुल्क। प्रॉब्लम ये है यूरोपियन मुल्कों में इस्लामोफोबिया बहुत बढ़ गया। उसमें दो, एक तो खुद उन्हीं की यानी कि गलतियों की वजह से इन्होंने पहले इराक पर किया, 2003 या 4 में उस पर हमला किया, फिर सीरिया पर भी किया, फिर लीबिया पर किया, और जहां जिसकी वजह से वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, वायलेंस हुआ, ट्रबल हुआ और डिस्प्लेसमेंट हुई मिलियंस ऑफ पीपल। वो क्योंकि उनको उस वक्त मजबूरी, वो रेजिस्टेंट ग्रुप्स को जो है मदद कर रहे थे। यहाँ के ये जो लोग हैं ये यूरोप की तरफ भाग गए। उस वक्त उन्होंने किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, लेकिन बाद में अब उनको लगा कि ये इनके लिए मुसीबत हो रही है। अब वो भी क्या, एक तो खुद मुल्क तबाह किया, अब उनके लोगों को अगर वो पनाह भी नहीं देंगे तो वो और क्या करेंगे। लेकिन ये जो जज्बात है, एंटी इस्लामिक फीलिंग जो है वो बहुत बढ़ गई है, और इस पर बार बार यही कोशिश होनी चाहिए, इस्लामिक कंट्रीज को एक यूनाइटेड स्टैंड लेना चाहिए। यही वजह है पहली बार एक तो ईरान ने जो है, जो स्पेशल एनवाय था स्वीडन को, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इराक ने उसको उसको एक्सपेल किया, जबकि ओआईसी ने पहली बार ये डिसीजन लिया कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो उनका रिप्रेजेंटेटिव था इस फोरम में, और स्ट्रांग वेव भी लिया। यहाँ तक कि कहीं ना कहीं जामिया अजहर ने यहाँ तक कहा कि स्वीडिश जो गुड्स है उनका बाइकाट होना चाहिए। ये पहली बार हो रहा है कि एक होकर स्ट्रांगली इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं। रेजोल्यूशन 2 बार पास हुए, और तीसरी बार जैसे एक और कन्वीन कर रहे हैं वो मीटिंग। देखना ये है किस हद तक वो एक यूनाइटेड स्टैंड लेंगे, ताकि यूरोप में जो बढ़ती हुई जो एंटी इस्लामिक फीलिंग्स है उस पर कर्ब किया जाए। अच्छा, ये क्या करते हैं, जो इराक में पहला इंसिडेंट हुआ वो एक इराकी था जिसको इराक में बहुत सारे केसेस का सामना करना पड़ा। इराकी गवर्नमेंट ने उसकी एक्स्ट्रेडिशन की दरख्वास्त भी दी थी। वो अपने आप को बचाने के लिए इसने ये शुरू वाकया किया ताकि उसको वहाँ से ना निकाला जाए। दूसरी बात ये है, ये जो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये यूरोप में बहुत चल रहा है कि वो इस्लाम के जो लोग से रखने वाले जो मुस्लिम जो है उनके जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश किए जा रहे हैं, और फिर ये दावा करते हैं हम उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ अच्छा शेख साहब एक बात जो बड़ी कॉमन है इस बार, वो ये कि 28 जून को जब पहली बार स्टॉकहोम में जामा मस्जिद के सामने कुरान की बेहुरमती की गई, ईद उल अजहा का दिन था, उसके फौरन बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हुसैन ताहा से बात की, और उसके फौरन अगले दिन ऐलान हो गया कि ये स्पेशल इमरजेंसी मीटिंग होगी। तो ये और अब अभी जो ताजा एकदम खबर है वो ये कि हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने एक ट्वीट किया है कल रात ही, जिसमें उन्होंने ओआईसी का शुक्रिया अदा किया है। इनफैक्ट वो ऐसा लग रहा है कि वो सऊदी अरब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि आम तौर पर इससे पहले निस्बतन सऊदी अरब और जीसीसी मुल्कों का रवैया थोड़ा नर्म होता था, उतना एक तरह से जिसे कहा जाए एग्रेसिव रिएक्शन नहीं होता था। इस बार हालात बदले हुए हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए,
अब जो दोनों ये दो ईरान और सऊदी अरब है, ये इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत इनकी इम्पोर्टेंस है, अहम रोल अदा कर रहे हैं, दोनों अपने अपनी जगह। इनको भी अब लग रहा है कि अगर हम मुत्तहिद ना रहे तो जो डिवीजन जिसमें डिफरेंसेस होते हैं, इसका फ़ायदा खासकर जो है वेस्टर्न ब्लॉक और इजराइल उठाता है। ये अब बात समझ में, पहले भी समझ में थे, लेकिन मे बी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो सिचुएशन ऐसी थी या नई थिंकिंग आ गई है, लुक इस पॉलिसी की तरफ जो बढ़ रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स मिला के अब तमाम ममालिक को, OIC मेंबर्स को ये लग रहा है कि ये ज़रूरी है कि मुत्तहिद होकर हम कुछ इश्यूज़ पर एक यूनाइटेड स्टैंड लेंगे, और ये इसकी एक कड़ी है। दूसरी बात, जब से एस्टेब्लिश रिलेशन हुए हैं उस वक्त भी हम कह रहे थे, और ये नहीं कि सिर्फ एस्टेब्लिश रिलेशन करनी, फॉर द सेक ऑफ दैट इनको मुतहरिक करने की भी, उसको स्ट्रेंथन करने की भी ज़रूरत है। इसका जो है उस वक्त इंटेंशन ये था, उसके हमने इमीडिएटली 2-3 चीज़ों का इसका हमने इम्पैक्ट भी देखा, इम्प्लिकेशंस भी देखे। जैसे सीरिया को इमीडिएटली अरब फोल्ड में वापस किया गया, सीरिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हुए, यमन में किसी हद तक तब से लेकर आज तक कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ, बड़ा वाक़े पेश नहीं है, सीज फायर होल्ड कर रहा है। यहाँ तक कि ये भी इनडायरेक्टली और सीक्रेटली की कोशिश की जा रही है वहाँ पर एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाई जाए जो तमाम जो फरीकैन हैं उनके जो है इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। ये एक बड़ी डेवलपमेंट। इसके अलावा जो इसमें सबसे ज़्यादा रोल, जो मैं पहले भी कह रहा था, सदर रईसी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उसने एक प्रैग्मेटिक व्यू लिया है, उसने ये जो आइसोलेशन थे उसको, इस बैरियर को ख़त्म कर डाला। अब कोई नहीं कहता उस पर सैंक्शंस है, अब सारे लोग कारोबार भी करने लगे। पाकिस्तान की तरफ से भी बॉर्डर ट्रेड शुरू हुआ है, इराक के साथ ही गल्फ कंट्रीज भी ट्रेड शुरू करना चाहते हैं, चाइना, रशिया, सीरिया पहले से ही ट्रेड कर रहे थे। इसलिए वो जो उसने लिया है, जो अमेरिकन सैंक्शंस या यूरोपियन सैंक्शंस उन पर लगे थे, उसका असर ज़ायल हुआ है। तो पहले भी इतना इम्पैक्ट नहीं रहा। उस यहाँ तक कि काल 2-3 दिन पहले अमेरिका ने यहाँ तक कहा कि जो इजरायली न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें उन्होंने कोई कोशिश नहीं की उसको चेंज करने की। ये एक थिंकिंग है। इसका असर रीजन पर पड़ा। रीजन पहले स्टेबलाइज होने लगा है, जो कई दहाइयों से जहाँ पर हर दिन ट्रबल हुआ करता था। ये एक मुस्बत कदम है और इसकी ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। अगर इस्लामिक कंट्रीज ही आपस में लड़ जाएंगे तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इजराइल को होगा, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज को, चूँकि अरब कंट्रीज पर उन्होंने अपना तसल्लुत जमा, इकनॉमिक तसल्लुत जमाया था और किसी हद तक उनके सिक्योरिटी को भी वो डराते थे उनको। अब वो इस शक्ल से बाहर आ रहे हैं। वो अब अच्छा उसके शेख मंजूर साहब, एक चीज जो मैं बात मालूम करना चाहूंगा वो ये कि इस सब के पीछे एक खामोश एक्टर है, वो चीन है। खामोश मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसने ईरान और सऊदी अरब को नजदीक लाने का काम किया, लेकिन इसके नतीजे में जो अमेरिका की और इजराइल की परेशानियां बढ़ रही हैं, उस सब के पीछे एक तरह से चीन है। चीन को आमतौर पर कम्युनिस्ट मुल्क समझा जाता है, जो लामजहबियत की बात आमतौर पर समझ में आती है। ये ईरान एक तरह से वो भी एक मजहबी पहचान के साथ है। सऊदी अरब उसकी भी एक मुल्क के तौर पर, मक्का और मदीना होने की वजह से वहां उसकी भी एक तरह से मजहबी पहचान है। दोनों मुल्कों की एक बाकायदा मजबूत पहचान है, जैसा कि आपने जिक्र किया। इस सब में चीन का क्या मकसद है? किस तरह से अमेरिका और इजराइल खास तौर पर उसको कमजोर कराने में चीन बाकायदा क्या उसी लाइन पर चल रहा है इन मुल्कों के साथ? देखिए, आपने जो आपने सवाल किया, जवाब भी यही है कि अगर आप देखेंगे जब सोवियत इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान में 79 के करीब जो जो हुआ है, उस वक्त अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने ये प्रोपेगेंडा किया, इट इज़ अ जिहाद अगेंस्ट सोवियत यूनियन।
इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया और इसी नाम की वजह से हजारों की तादाद में वेस्ट एशिया अरब कंट्री दूसरे कंट्रीज से मुस्लिम कंट्रीज से ग्रुप्स गए वहाँ पर, उनको ट्रेन किया CIA ने और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के सिक्योरिटी एजेंसी ने, ताकि वो जहाद करे उस मुल्क के खिलाफ जहाँ पर कम्युनिस्ट रूल है। और उसी वक्त एक बड़े पॉलिटिकल ऑब्जर्वर है, उन्होंने ये कहा था जब 90s में सोवियत यूनियन ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान में, तो उसी वक्त एक प्रेडिक्शन हुई थी अब वेस्टर्न मुल्क ममालिक जो है वो अपना नेक्स्ट टारगेट इस्लामिक कंट्रीज को बनाएंगे। उनकी ये स्ट्रेटजी थी, पहले उनको किया इस्तेमाल, और इस जहाद की वजह से इन्होंने इस्लामिक कंट्रीज में जो तबाही मचाई, खासकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इवन ईरान पर असर पड़ा इसका कि 20-25 लाख के करीब जो महाजिर है वहाँ गए वो, फिर इसके बाद जो इराक, सीरिया या दूसरे ममालिक का हशर किया उन्होंने, हम सब के सामने। इस मामले में एटलीस्ट अभी तक चीन की तरफ से जो भी मूव्स हुए हैं टुवर्ड्स इस्लामिक वर्ल्ड वो पॉजिटिव रहे। उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, ट्रेड की बात हो रही है, रोड वो जो BRO जो कहते हैं इनिशिएटिव, जो BRI इनिशिएटिव है वो रहा है उन्होंने, और बार बार ये हमेशा रहा, चाहे ईरान का मामला रहा हो या फलस्तीन का मसला हो, चाइना ने हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज के जो भी रेजोल्यूशन आते थे यूएन में या दूसरे इंटरनेशनल फोरम में, इसकी अपोजिशन की, सैंक्शंस की अपोजिशन की चाइना ने किया, रशिया ने किया, हमेशा इसी तरीके से। शेख साहब, एक चीज और, जिस तरह से आपने कहा कि वो मुजाहिदीन पहुंचे सऊदी, उसमें अफगानिस्तान में रूस के कम्युनिस्ट रूल को या उनकी फौजों को हराने के लिए अमेरिका एक तरह से एक के बाद एक दुश्मन बनाने की तैयारी रखता है ताकि वॉर गेम उसका चलता रहे। मुझे याद है 1998 में मैं गया था सरकार के एक प्रोग्राम में अमेरिका, तो उस वक्त ये कहा जाता था कि सोवियत यूनियन को गिराने के बाद अब जो हमारा दुश्मन है वो टेररिज्म है, यानी वो एक तरह से कोट अनकोट मुसलमानों को टारगेट करने की बात थी, और उसके बाद टारगेट चाइना है। यानी इस तरह से एक के बाद एक वो अपनी मंजिलें, मकसद ऐलान करते हैं और उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका के अब उस प्लान के नाकामी का जो है वो उसको सामना करना पड़ रहा है? हाँ, ग्रेजुअली आप देखिए, हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते हैं, ये तो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता है, सिक्योरिटी सिनेरियो चेंज होता है। अगर आपको याद होगा जब 9/11 का वाक़ा हुआ तो उसके बाद जूनियर बुश ने ये कहा इस्लामिक टेररिज्म है, जिसको बाद में उसको विड्रॉ करना पड़ा। ये हकीकत, उसके जो दिल की बात थी वो उसने कही उस वक्त, लेकिन वो ये नहीं कहा उन्होंने कि ये जो उन्होंने कि ये किसकी देन थी, उसके पीछे कौन था। ये जो शुरू किया जहाद का वर्ड, उसने जो सेमिनरीज में, जो पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज या पख्तूनख्वा में जो सेमिनरीज में वहाँ पढ़ाया जाता था इनको कि वो काफिर है, कम्युनिस्ट है, उनके खिलाफ लड़ना आपके लिए जायज़ है। वो उनको दर्ज दिया जाता था और वो जुनूनी होकर वो वहाँ पर गए। और वो मदरसे सऊदी फंडेड थे उस जमाने में। उसको उस वक्त भी फंड वो देते थे, आर्म्स एम्युनिशन ये देते थे, ट्रेन वो कर रहे थे, यूरोपियन लोग कर रहे थे ट्रेन, ये तो सारा कुछ था। लेकिन फिर ये क्या उनको पता था 10-12 साल के बाद यही जो है, यही बिदअत उनके लिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी चैलेंज बन जाएगा। अब ये जो है हमें ये देखना है, अब अमेरिका की हालत देखिए, अमेरिका ने कर रहा है, लेकिन जो वो चाहता था इसका उनका अब खमियाजा भी धीरे धीरे भुगतना पड़ता है। अब अरब कंट्रीज डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ईरान के खिलाफ जो उसने
महाज बनाया था वो कमज़ोर पड़ गया, उसमें वो नहीं रही है, शिद्दत नहीं रही। और दूसरी तरफ चाइना जो सेकंड बिगेस्ट जो है इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर यूएस जो है, उसको यहाँ तक कि अमेरिका को रिसेंटली सेक्रेटरी ऑफ ये जो ट्रेजरी है वहाँ उसको भेजा चाइना, ताकि एटलीस्ट ट्रेड रिलेशन में कोई फर्क ना आए। वो भी ये चाहते हैं, क्योंकि आजकल के चाइना और जो 25 साल पहले है, इसको ये दो डिफरेंट चाइना थे, इमर्जिंग पावर। अब ये असर्ट कर रहा है, ग्लोबली कर रहा है, जिसमें वो अपनी जो है अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, वो किसी चीज पर पीछे नहीं हट रहा है, चाहे वो अच्छा, चीन अब बहुत ही मजबूती से एक तरह से वो अमेरिका के खिलाफ जो महाज तैयार है उसमें बहुत ही मजबूती से काम कर रहा है। चीन और रूस और ईरान, और हालात बदलते जा रहे हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को वो एक वीडियो दिखा दूं जो हिलरी क्लिंटन ने कांग्रेस के सामने एक हियरिंग में बोला था, जिसमें बताया था कि वो ये जो तालिबान है ये इनको हमने ही तैयार किया था और अब हम उनके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। जरा ये वीडियो देख लीजिए, हिलरी क्लिंटन की बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। The Russians invaded Afghanistan back in 1980. And although no country went in, they certainly had a lot of countries supplying arms and advice and even some advisors to those who were recruited to fight Russia. It didn't end well for the Russians. There were other unintended consequences, as we know, but the fact is that a very motivated and then funded and armed insurgency basically drove the Russians out of Afghanistan. Obviously, the similarities are not ones that you should bank on, because the terrain, the development in urban areas, et cetera, is so different. But I think that is the model that people are now looking toward. And if there can be sufficient armaments that get in, and they should be able to get in along some of the borders between other nations and Ukraine, and keep the Ukrainian, both their military and their citizen volunteer soldiers supplied, that can continue to stymie Russia. Now, let's be clear that Russia has overwhelming military force. But of course, they did in Afghanistan as well. They also brought a lot of air power to Syria. It took years to finally defeat Syria in terms. शेख साहब, आखिर में मैं एक सवाल ये मालूम करना चाहता हूं कि इधर जो इजराइल में जो हालात दिन ब दिन, खास तौर पर अब वो जुडिशियल ओवरहॉल का जो बिल है वो पास हो गया और उसके खिलाफ वहां प्रोटेस्ट बहुत शिद्दत से है। हिजबुल्लाह की तरफ से एक बयान आया है, हसन नसरुल्लाह की तरफ से। उन्होंने कहा है कि ये इजराइल की तबाही की तरफ बढ़ने का रास्ता है। उन्होंने इंशाअल्लाह लफ्ज इस्तेमाल किया। अब से पहले वो कह चुके हैं कि हम बहुत जल्द मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ेंगे। आपको इजराइल के मौजूदा हालात पे आपको क्या लगता है? आपने तो वहां के हालात काफी हद तक जानते हैं नजदीक से। देखिए, सबसे बड़ी बात जो चैलेंज जो किसी कंट्री के लिए है, इंटरनल डिस्टर्बेंस। जब सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी तो ये मुल्क के लिए सबसे ज्यादा खतरा है बनिस्बत एक्सटर्नल एग्रेशन, जो पिछले कई महीनों से गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें शुद्धत आई है। डिस्पाइट दैट, हालांकि उसने कुछ हफ्तों के लिए, महीनों के लिए पास भी लिया, इन जुडिशल रिफॉर्म्स को पास करने में इसने थोड़ा टाइम भी लिया, लेकिन आप देखिए उसका ऑपरेशन हुआ, पेस मेकर लगाया गया। डिस्पाइट दैट उसी दिन वो पार्लियामेंट में हाजिर हुआ ताकि वो इनको पास कराए। उस पर भी प्रेशर है, वो भी जो इसके अलाइज है वो उसको, चूंकि उस दिन जो प्रो बिल थे उन्होंने भी डेमोन्स्ट्रेशन की।
इन पर उस पर भी प्रेशर है, वो नहीं चाहता है कि वो हुकूमत से हाथ धोए। और लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, जब लीडर कंप्रोमाइज करेगा फॉर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वो हर किसी मुल्क के लिए तबाही का बायस बनता है। एक यही जो था, कितने 15 साल से ज़्यादा ये रहा ये प्राइम मिनिस्टर, इसके बावजूद अगर इसने ये किया है कि पावर को किलिंग करने के लिए, ताकि इसके खिलाफ जो करप्शन केसेस है वो सामने आ जाए, वो पर्सनल गेन के लिए इसने मुल्क के सोसाइटी जो है, टोटल सोसाइटी को डिवाइड किया। और यहाँ तक के रिजर्व्स ने, उसने एक थ्रेटनिंग भी उनको दी है। रिजर्व्स जो है उन्होंने कहा हम ये मानने को तैयार नहीं है, हम नहीं करेंगे पार्टिसिपेट किसी चीज़ में। जब सिक्योरिटी पर्सनल भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? अच्छा शेख साहब आपने वो दौर भी देखा है जब इजराइल को इनविंसिबल कहा जाता था कि वहां की फौज को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन अब वहां के फौजी माहिरीन, साबिक फौज के सरबरा, खुफिया एजेंसियों के सरबरा ये बार बार कह रहे हैं कि अगर अब जंग हुई तो हर दिन कम से कम 3000 रॉकेट्स और मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा हिजबुल्लाह की तरफ से, हमास की तरफ से। उस जमाने के इजराइल में और अब के इजराइल में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? देखिए, उस वक्त के जो इजराइल का था, टोटल सपोर्ट था अमेरिका के अलावा यूरोप के तमाम मुल्कों का। वो सारे एकजुट होकर इसकी, चाहे इसके जो उसको बचाने के लिए सामने आए। वो हमने वी हैव सीन इट इन 67 एंड 73 वार में। इसके अलावा भी जब लेबनान या हिजबुल्लाह के साथ है, लेकिन अब बहुत सारे यूरोपियन नेशंस जो है वो इजराइल की पॉलिसियों से भी तंग आ गए हैं। उनके यहाँ भी क्वेश्चंस होते हैं इस पर। यहाँ तक कि अमेरिका में भी अभी हाल ही में इन जुडिशल रिफॉर्म्स के बाद शायद प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी उनके साथ टेलीफोनिक बात की, और अमेरिका भी वो नहीं रहा जो पहले था। पहले वो एक, उसने उसके लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था, उसने ईरान और इसके जो एलाइज है उनको, अरब कंट्रीज को डराता था कि ये आपके लिए थ्रेट है। अब ये दोनों मिल गए हैं, अब उनके लिए कॉमन थ्रेट जो है वो इजराइल। हाल ही में जो यूएस के एक ऑफिसर ने कहा कि जो मौजूदा हालात में सऊदी अरब इनको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, और जिन कंट्रीज में रिकॉग्नाइज भी हुआ है वहां पर भी अब ये जो है वो गर्मजोशी नहीं रही। वो भी हालात को देखते हैं, हालात को तोड़ने में और बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और विच वे द विंड ब्लोज, ये मामला ऐसा ही है। अगर उनको भी लगा कि अब इसकी यूटिलिटी कुछ नहीं है और लोग भी, लोकल जो पॉपुलेशन है वो भी इसके खिलाफ है, वो क्यों करेंगे ये? लेकिन अब की बार ये इजराइल के लिए प्रॉब्लम है, फलस्तीनियों के लिए पिछले 70 साल से, 75 साल से ये प्रॉब्लम है। लेकिन इजराइलियों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि पहली बार एक स्मॉल कम्युनिटी जो है वो डिवाइड हो गई है। ये देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि अक्सर इजराइल के मीडिया से ये खबरें आती हैं कि वहां के आउटबाउंड जो फ्लाइट्स हैं उनमें ज्यादा लोग जाते हैं और फ्लाइटें जो वापस आती हैं उसमें बहुत कम लोग रहते हैं, और इस तरह के डेटा भी कई बार सामने आए हैं। उसके अलावा हमें यह भी मालूम है कि इजराइल इमिग्रेशन टूरिज्म चलाता है, दुनिया भर से यहूदियों को ला करके दिखाता है कि तुम्हें ये मकान मिलेंगे, ये फायदे होंगे, आप यहां करके बसो। उस सब के बावजूद वहां से ऐसी खबरें हैं कि 60, एक सर्वे आया था पिछले दिनों, 60% से ज्यादा पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे कहीं तीसरे मुल्क में कहीं जाकर के बस जाएं। बहुत लोग मुख्तलिफ मुल्कों की एम्बेसियों को अप्रोच करते हैं अपनी वीजा के लिए, बाहर जाने के लिए। तो ऐसी हालत में है, आयतुल्लाह खामेनेई ने 2015 में कहा था कि 25 साल इजराइल अपने वजूद के नहीं देखेगा, और अब उन्होंने कहा है कि उन्हें शायद अब ज्यादा जल्दी है, वो जल्दी जाने वाले हैं। आने वाला वक्त बताएगा क्या सूरत हाल होगी, लेकिन ये तय है हर तरफ से, बाहर से अंदर से जो खबरें आ रही है, इजराइल दिन ब दिन कमजोर हो रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।